अफसर अगर मंत्री विधायकों की न सुने और मंत्री हर ट्रांसफर पोस्टिंग पर घूस लें। भ्रष्टाचार का यह कबूलनामा हमारे देश के उस राज्य बिहार से आया है जहां पर 33% जनता गरीबी रेखा के नीचे है और इसीलिए आज आप दीजिए दस्तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आपका स्वागत है दस्तक में। रात के 10 बजे हैं, आप दस्तक आज तक पर देख रहे हैं। बिहार में एक मंत्री इस्तीफा देने की पेशकश कर देते हैं और इस दलील के साथ कि अफसर सुनते ही नहीं तो जनता का काम हम कैसे करें। और सत्ता में शामिल बीजेपी के विधायक दम ठोक कर कहते हैं कि उन्हीं की पार्टी से मंत्री बने नेता ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए नहीं करते हैं। ऐसे कबूलनामे के बीच उस जनता के बारे में आप सोचिए जिसे पिछले 16 साल से करप्शन पर समझौता न करने का विश्वास देकर सत्ता बिहार में हासिल की जाती रही है। 4 साल पहले भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार कहते थे, हमारा जो काम करने का तौर तरीका रहा है उसमें हम समझौता कैसे कर सकते हैं। हमने प्रारंभ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया है। तो फिर क्यों नीतीश सरकार के ही मंत्री अफसरों की करप्ट सोच की गवाही देने लगे। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। 3 साल पहले भी भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार कहते रहे, बुनियादी तौर पर हम लोगों का जो विचार है, आज तक हमने न तो करप्शन से कोई समझौता किया है, न क्राइम से समझौता किया है, न कम्युनलिज्म से समझौता किया है और किसी भी कीमत पर हम ये बर्दाश्त नहीं करते, खास करके बीजेपी का। तो फिर क्यों सत्ता में शामिल बीजेपी के ही नेता मंत्रियों के भ्रष्टाचार की कीमत बताने लगे। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया। 1 साल पहले तक भी भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार दम ठोक कहते आए। हमने शुरू से कहा है कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है। तो फिर बिहार में कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार की गड्डी चढ़ाए न होने का कबूलनामा क्यों आता है। ट्रांसफर बोलता डट के लिया पैसा, एकदम चेज कर के लिया, बुला के जिसका ना पोस्टिंग हो रहा है उसको बुला खबर करवा के और ये करवा के सबसे वसूला गया पैसा। भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नौकरी मांगते नौजवानों की पटना में पुलिस से पिट कर गिरती भागती तस्वीरों को 48 घंटे भी नहीं बीते जब बिहार की करीब 10 करोड़ आबादी के करप्शन के कुशासन में फंसे होने का कबूलनामा आता है। कबूल करने वाले मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री बिहार और ज्ञानेंद्र सिंह बिहार में बीजेपी के विधायक हैं, जो कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। नीतीश जी के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। ट्रांसफर पोस्टिंग जिन हुआ, जो पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं उनके द्वारा या उस विभाग के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी मिली है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ये किया गया है। उसमें भाजपा के मंत्री, जेडीयू का मंत्री तो एक के बारे में हम कह सकते हैं, सबके बारे में हो चुकी। जेडीयू में नीतीश जी का नियंत्रण है, मंत्रियों पर नियंत्रण है, यहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अफसरशाही बेलगाम और मंत्री करप्ट, बयान देने वाले कोई विरोधी नहीं। चौंकाने वाली बात यह भी कि नीतीश के बनाए मंत्री नीतीश के अफसरों के जन विरोधी होने पर मुहर लगाते हैं और बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी के मंत्रियों के भ्रष्टाचारी होने का हिसाब बताते हैं। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया। ट्रांसफर बोलता डट के लिया पैसा, एकदम चेज कर के लिया, बुला के जिसका ना पोस्टिंग हो रहा है उसको बुला खबर करवा के और ये करवा के सबसे वसूला गया पैसा। जेडीयू में तो थोड़ा नीतीश जी का नियंत्रण है मंत्रियों पर,
तो वो मंत्री जो जानते हैं वो अपना ये है, वो जो कुछ मंत्री एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब अब निर्माण से संबंधित विभाग का मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर ईयर से लेके और सुपरिटेंडेंट ईयर तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दौर लिए है। अब सोचिए ये सब सुनकर उस जनता के बारे में जो पहले से ही गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में धंसी हुई है। बिहार की आबादी में हर 100 में से कम 33 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार वो राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय 3,000 रुपए से भी कम है। अकेले शिक्षा विभाग में ही 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं और दूसरे विभागों का भी यही हाल है। ऐसे में गरीबी और बेरोजगारी के बीच पिसती जनता किस पर भरोसा करे जब मंत्री और विधायक ही सरकार में भ्रष्टाचार कबूल करते हों। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे भ्रष्टाचार वाले राज्यों के पैमाने में बिहार दूसरे नंबर पर खड़ा है, जहां 75% जनता ने माना कि उन्हें अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी ही पड़ती है। 50% लोगों ने कहा कि अधिकारियों को कई बार रिश्वत देने पर काम हुआ और 25% कहते हैं कि एक बार कम से कम घूस देकर ही काम करा पाए। यही बात जब बिहार में बीजेपी के विधायक बीजेपी के मंत्रियों पर सवाल उठाकर कहते हैं तो प्रवक्ता बोलते हैं, अरे बाहर क्यों बोला, कोई बात थी तो अंदर बताते। ज्ञानू जी एक सीनियर लीडर है, सीनियर विधायक हैं। अब उनकी व्यक्तिगत पीड़ा क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बात है तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के संज्ञान में देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिस्टम है, उसकी एक अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति देखेगी कि क्या मामला है। ये तो वही बात हुई कि हम शुक्र करें किसका, शाकी हो तो किससे हो, रहबर ने भी लूटा है और रहसन ने भी लूटा है। लुटती तो सिर्फ जनता है और जिन नीतीश कुमार का धन्यवाद लालू से नाता तोड़ने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री तक कर चुकी हूँ, उन्हीं नीतीश के राज में करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म 3C के खिलाफ काम करने का भरोसा फिलहाल पहले C यानी करप्शन को लेकर कटघरे में है। गवाही मंत्री विधायक देते हैं, न्याय की दस्तक कौन देगा, जनता ये जानना चाहती है। उत्कर्ष सिंह और रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। 15 अगस्त 2007 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा ऐलान किया था जो दावा है कि उनके भाषण में भी नहीं लिखा था। एक ऐसा ऐलान जिससे अधिकारी भौचक्के रह गए थे, जनता ने तालियां पीटी थी। 2007 में नीतीश कुमार ने भ्रष्ट IAS IPS की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाने का ऐलान किया था। दावा है कि 2007 से अब तक सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में एक पूर्व DIG पर कार्रवाई हुई है। 14 साल में बिहार में बनी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सिर्फ 22 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से ज्यादातर जांच के बाद ठोस परिणाम पर नहीं पहुंचे। हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने जब नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली स्पेशल विजिलेंस यूनिट के मौजूदा ADG सुनील कुमार से पूछा कि आखिरी केस याद है आपको जो आपकी यूनिट ने करप्शन के मामले में दर्ज किया हो। ADG साहब का जवाब था, आखिरी तो याद नहीं, लेकिन हां मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केस तो हमने दर्ज जरूर किए। इस जवाब से आप समझ लीजिए कि अफसरों मंत्रियों के करप्शन पर कितनी संजीदगी सिस्टम की होगी। तो भ्रष्टाचारियों ने कोरोना की आपदा में भी करप्शन का अवसर खोज लिया, जिसके खिलाफ दस्तक देने अब आइए हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान। वो राजस्थान जो हमारे देश में इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार बिहार से पहले मतलब भारत में भ्रष्टाचार के पायदान पर नंबर 1 है। आरोप लगा कि कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कीमत से कई गुना ज्यादा दाम पर न सिर्फ खरीदे गए बल्कि दोयम दर्जे के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदकर पैसों की बंदरबाट भी की गई।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जब मरीजों को जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल से लेकर बाजार तक मिलना मुश्किल हुआ, तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद देश के कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के लिए होनी शुरू हुई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यानी ऐसा उपकरण जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ इकट्ठा करता है। पर्यावरण की हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस होती है, दूसरी गैसें बाकी 1%। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है, बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराता है। आरोप है कि राजस्थान के कई शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। कम कीमत वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दाम बढ़ाकर खरीदा गया। आरोप है महंगी कीमत पर दोयम दर्जे के उपकरण खरीद लिए गए। अस्पतालों में लगाने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेटर लिए गए हैं, ये इस लायक भी नहीं थे कि ये निजी इस्तेमाल में किए जाए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दाम खुले बाजार में 35,000 रुपए के आसपास था, वो 1 लाख रुपए में खरीदे गए। 1 लाख रुपए, 3 गुना ज्यादा मार्केट रेट से। आज तक ने जब इन आरोपों की पड़ताल शुरू की तो हमें ये पुरानी तस्वीर पहले मिलती है, जब राजस्थान के कोटपुतली से लेकर दौसा, भरतपुर, अजमेर तक मई महीने में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद सरकारी पैसे और विधायक सांसदों के दिए विधायक सांसद निधि से हो रही थी। हमारी पड़ताल में मई के आखिरी हफ्ते की ये तस्वीर सामने आती है, जब जिला कलेक्टर के दफ्तर में हलचल मची, क्योंकि यहाँ बीजेपी विधायक अनीता भदेल उन डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर पहुंचती हैं, जिसे विधायक निधि के पैसे से प्रशासन ने खरीदा। कलेक्टर के दफ्तर के भीतर बीजेपी विधायक अजमेर में इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ले जाकर खुलवाती हैं और जनता के पैसे से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लाइव परीक्षण कलेक्टर के सामने करते हुए आरोप लगाती हैं कि फर्जी कंपनी से घटिया क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए। ये जो मशीन है, इस मशीन को भी अपन उठा के मैं दिखा देती हूँ। आप देखो, कहीं पर भी ये देखो, कहीं पर भी ये कंपनी कौन सी, किस कंपनी से बनी है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी। आरोप है कि विधायक के दिए विधायक निधि के पैसे से न सिर्फ ऐसे कंसंट्रेटर खरीदे गए जिनमें कंपनी का नाम पता तक नहीं, बल्कि जनता को ऑक्सीजन देने के नाम पर उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीद कर रख दिया गया, जो जान बचाने की जगह जान लेने का भी काम कर सकते थे। जब मैंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखा तो मुझे लगा कि ये तो खिलौना ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ऑक्सीजन बैंक के कंसंट्रेटर का उद्घाटन किया है। और जब मैंने देखा कि ये खिलौना है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैडम 2 लीटर पर ही 100% प्योरिटी वाली जो है वो ऑक्सीजन दे सकता है, 96 या 90। ये जैसे जैसे लीटर बढ़ाते हैं, 4 लीटर पर ये कम हो गई, जैसे ऑक्सीजन 7 लीटर करी तो ये 70% हो गई, फिर ऑक्सीजन 10 लीटर करते हैं तो ये 30% पर आ जाता है ये कंसंट्रेटर। ये किसी भी तरह से मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, कमर्शियल मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है। कॉस्ट भी 83,000 है, जबकि ये एक्चुअल में जो 10 लीटर का जो कंसंट्रेटर है जिसको आप देख रहे हो, उसकी कॉस्ट भी जो है 83,000 ही है। ये 2 लीटर पर प्योरिटी वाला ऑक्सीजन दे रहा है, वो 10 लीटर पर भी प्योरिटी वाली ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी जो बुकलेट है, उस बुकलेट पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है किस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से आया। ये देखिए बुकलेट है, इस पर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सी कंपनी का है ये बुकलेट, इसका पीछे क्या एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं है। दावा है कि चाइनीज कंपनी के कम क्वालिटी वाले कंसंट्रेटर भी खरीदे गए। आरोप है भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने तो जयपुर को चिट्ठी लिखकर सवाल तक उठाया। आरोप ये भी कि भरतपुर में विदेश से आए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया। यूएस से आए थे ना, तो यूएस में और यहाँ पे जो एम्पियर का कुछ फर्क रहता है। तो हमारे यहाँ वोल्टेज जैसे 220 के आसपास पे ये सही चलता है, तो वहाँ 110 का कुछ मैटर है, तो उसके लिए फिर अलग से स्टेबलाइजर टाइप को लगाने पड़े, तब वो जाके काम में आए। कोरोना से हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो 95 करोड़ आबादी के लिए कम से कम 190 करोड़ डोजेस वैक्सीन की चाहिए। 34 करोड़ लोगों को ही अभी हमारे देश में वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में क्या कहानी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की हो गई है? क्योंकि एक दिन में महाअभियान का रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर से वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं पकड़ती, और अगर रफ्तार घटी तो कोरोना की दुर्घटना भी घटेगी।
एक शटर दिखता है, शटर खुलने का इंतजार करते सैकड़ों लोग नजर आते हैं। ये शटर कोई राशन की दुकान का नहीं, ये शटर किसी शराब की दुकान का नहीं। तो फिर कोरोना के संकट काल में ये भीड़ यहाँ एक दूसरे से सटकर खतरा मोल लेकर क्यों खड़ी? अचानक शटर खुलते ही अब अंदर के कैमरे से देखिए, भीड़ एक दूसरे को दबा दे रही है, महिलाएं नीचे गिरी हैं, चीख पुकार की आवाज आती है। भीतर लोग जल्द दौड़कर कुर्सी पर बैठ जाना चाहते हैं। इधर आधे खुले शटर के पास अब भी भगदड़ मची हुई है। लोग अब भी यहाँ एक दूसरे को धक्का देकर आगे जाना चाहते हैं। आखिर क्यों? अब इसका जवाब ये तस्वीरें देखते हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तहसीलदार से सुनिए। करीब 350-400 लोग एकत्रित थे वैक्सीनेशन के इंतजार में, और वहाँ हमें 250 डोज मिले थे। जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए शटर खोला गया तो लोग एकदम से पहले नंबर पे आने के नाम पे कूद पड़े। बाद में तुरंत टीआई साहब, सीएमओ, नायब तहसीलदार सभी मौजूद थे। तुरंत उनको संभाल लिया गया, टोकन बांट दिया गया उनको, और टोकन बांट के बाकी शेष लोगों को 250 लोगों को टोकन दिया गया, बाकी शेष लोगों को नेक्स्ट टाइम आने के निर्देश दिए गए। और मामला पूरी तरह कंट्रोल में था, शांतिपूर्ण था, कहीं कोई भगदड़ भी नहीं मची है। 400 लोग, 250 वैक्सीन, मतलब टीका उतना नहीं जितने लोग लगवाने आ गए। भगदड़ मच गई, लेकिन तहसीलदार को भगदड़ नहीं, लोगों का उत्साह इसमें नजर आता है। लोग उत्साहित थे और थर्ड वेव से डरे हुए हैं। तो क्या वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण का धीमाकरण हो चुका है? क्योंकि देश में 19 जून से 25 जून के बीच जहां 21 जून को महाअभियान के साथ मिलाकर 3,97,82,599 डोज लगाई गई, वहीं 26 जून से 2 जुलाई के बीच टीका 2,40,65,695 लोगों को लगता है। एक हफ्ते पहले खरगोश की तरह चलता वैक्सीनेशन अचानक 39% की गिरावट के साथ कछुए की रफ्तार सा होने लगता है। और क्या इसीलिए असम के सिलीगुड़ी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के भीतर लोग सीढ़ियों पर बैठे? वैक्सीन अगली सुबह लगनी है, लेकिन रात से ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर के भीतर वैक्सीनेशन वाले कमरे के बाहर चादर बिछाकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। कोई झोला रख गया है, कोई अपनी जगह रिजर्व करने के लिए अखबार बिछा कर गया। और अब ये भी लोगों का उत्साह है या फिर वैक्सीन की कमी के चलते खुद को टीका न लग पाने का भय? क्योंकि एक हफ्ते के भीतर देश में वैक्सीन लगाने में 1,55,16,904 डोज की कमी आ गई। और तब देखिए उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के बिसरख स्वास्थ्य केंद्र की कहानी, जहां गुरुवार को खुद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आकर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं। मंत्री जी के रहते तो वैक्सीन लगती है जनता को, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के जाते ही पता चला टीका भी सेंटर पर खत्म हो गया। गाजियाबाद में गया, वहाँ से भेज दिया, कह रहे कि वैक्सीन खत्म हो गई है। और यहाँ बिसरख में मैं जहाँ काम करती हूँ भैया बोले बिसरख में चले जाना, वहाँ हो जाएगा, आधार कार्ड दिखा के। यहाँ आती हूँ, भी मना कर। क्या बोला आपसे? मना करता कि वैक्सीन नहीं। दस्तक में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद मौसम की मन मर्जियां की हम करेंगे बात। देखते रहिए।